ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे स्वर के बारे में। अगले जो आधार हैं, 2 आधार हमने कल डिस्कस किए थे, मात्रा के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर। आज हम तीसरा आधार ले रहे हैं, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। देखिए बच्चों, जीव की क्रियाशीलता का क्या मतलब है कि आपकी जीव कितनी क्रियाशील रहती है, कहाँ कहाँ से क्रियाशील रहती है। देखिए, जीव की क्रियाशीलता की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो हमारी ये जीव है, ठीक है, जीव मान लेते हैं। ये इसका आगे वाला पार्ट है, ये इसका मध्य वाला और ये इसका पश्च। तो जीव के कितने भेद बन सकते हैं? केवल 3 बन सकते हैं, या तो अग्र, या फिर मध्य, या फिर पश्च, या फिर पश्च। ठीक है, अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन सा होता है और पश्च स्वर कौन सा होता है। देखिए, अग्र मतलब जिनका जब आप बोलेंगे कोई स्वर तो आवाज़ आपको खुद ब खुद लगेगी कि आवाज़ आगे से ही निकल रही है। ठीक है, अगर हम अग्र स्वर की बात करें तो इनमें आता है ई। बोल के देखें आप लोग इनको, ई ए आई री। ये इनकी जो ध्वनि होती है, हमें वो जीभ के आगे वाले हिस्से, जो जीभ है उसका आगे वाला हिस्सा आपका क्रियाशील रहेगा, है ना। ए आई और री आपके क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। मध्य सबसे इम्पोर्टेंट है। मध्य स्वर हमेशा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। मध्य स्वर होता है केवल एक अ। ठीक है, बाकी जो बच जाते हैं सारे वो होते हैं आपके पश्च। पश्च मतलब पीछे वाला हिस्सा। पश्च में आता है आ, ऊ, ओ और औ। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। पश्च स्वर, पश्च मतलब पीछे, जिसमें जीभ का पीछे वाला हिस्सा आपका क्रियाशील रहता है। देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इन चीज़ों को। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र ई री ए आई और मध्य अ, पश्च आ ऊ और ओ। ठीक है, आगे देखिए, तालु की स्थिति या मुख द्वार या मुख वीवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे। देखो, तालु की स्थिति का मतलब होता है यहाँ पर कि आपका तालु कहने का मतलब आपका मुख वीवर कितना ओपन रहता है। मान लो ये आपका मुख है, अंदर से आपका मुख है, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं कि ये आपका सबसे, ये आपके ओंठ है यहाँ पर, है ना, ये आपका तालु अंदर, कि ये वाला यहाँ पर कितना ओपन रहता है, कितना बंद रहता है ना। ये तालु की स्थिति बनती है। यहाँ से आपका तालु कितना क्लोज रहता है, कितना ओपन रहता है, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। तो तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें आता है आपका, यानी मुख वीवर कितना खुला रहता है, कितना बंद रहता है, तो इसी के आधार पर आप बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहला क्या आता है आपके पास? समृत स्वर। समृत को ध्यान रखें, बंद। समृत का मतलब होता है बंद, ठीक है, या क्लोज रख लो याद। समृत मतलब क्लोज, ठीक है। समृत क्या होता है? बंद, जिसमें आपका जो मुख वीवर होता है वो बंद रहता है। इसमें आते हैं ई ऊ री। ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल तालु बिल्कुल बंद हो गया, है ना। फिर आता है अर्ध समृत, मतलब आधा बंद, ए ओ, है ना, ए ओ। विवृत देखिए, खुला। विवृत का मतलब होता है खुला, यानी कि ओपन, बिल्कुल खुला रहता है। आ बोल के देखो आप, आ, है ना, पूरा मुंह खुल जाएगा आपका। अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला, आधा खुला, हाफ ओपन। आधा खुला मतलब अ, आई, औ, ये होता है। अगर इनको आप याद करना चाहते हैं तो देखिए, पहले आप विवृत को ले लो, आ, फिर अ, ए आई ओ औ। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया इतना। आगे देखो बच्चों, अगला जो आधार मैंने लिया है वो है हवा निकलने के आधार पर। हवा का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका जो मुख और नाक है, यानी मुंह और नाक से श्वास
कब ज़्यादा बाहर निकलती है, कब कम निकलती है। देखिए हवा निकलने के आधार पर क्या होता है, देखिए दो प्रकार होते हैं इसमें, दो भेद होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक। एलटी टेट में एक क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन सा निर्नुनासिक स्वर है। ऑप्शन थे दूसरा ऑप्शन था इसमें आ, तीसरा ऑप्शन था ई और चौथा दिया था ओ। अब आप बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सा निर्नुनासिक है। निर्नुनासिक इनमें से अ है। अब देखो अ कैसे है समझेंगे थोड़ा सा कि निर्नुनासिक क्या होता है। निर मतलब नहीं, नुनासिक, अनुनासिक से बनाइए, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक मतलब जिसमें क्या होता है, हवा केवल किससे निकल रही है आपकी, केवल मुख से। हवा केवल आपका मुख से आएगी। याद रखिएगा जिसमें कोई भी अनुस्वार नहीं होता वो सभी स्वर क्या होते हैं आपके निर्नुनासिक होते हैं। ऊपर कोई भी अनुस्वार नहीं लगा होता इस तरीके से, है ना, वो क्या होंगे, सभी निर्नुनासिक होते हैं। अब बात करते हैं अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक में क्या होता है, मेनली अनुनासिक में बच्चों अनुस्वार लगता है, चाहे वो आपका चंद्र बिंदु है चाहे आपका अनुस्वार है। ये इस तरीके से आपको मिलेगा हर एक वर्ण के जिसके ऊपर भी आपको ऐसा मिल जाए ना, ये अनुस्वार या बिंदी दिख जाए तो वो अनुनासिक होता है। अनुनासिक का मीनिंग होता है यहाँ पर मुख और नाक, जिसमें हवा दोनों जगह से निकलती है, आपकी मुंह से भी और आपके नाक से भी निकले, उसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो दो हो गए आपके हवा निकलने के आधार पर, अनुनासिक और निर्नुनासिक। समझ गए होंगे अनुनासिक क्या होता है और निर्नुनासिक क्या होता है, ठीक है। अगला देखिए, जाति के आधार पर दो भेद होते हैं, सजातीय और विजातीय। अब ये सजातीय और विजातीय क्या है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। सजातीय क्या होता है, सजातीय, स का मतलब समान, समान जाति वाले, जैसे अ आ, एक की जाति है, ई एक ही जाति के स्वर है। अगर बोलेगा अ आ कैसा स्वर है जाति के आधार पर, तो सजाती है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ थोड़ी सी विजाति क्या होता है। विजाति होता है भिन्न भिन्न जाति के, विजाति। विजाति में आएगा जैसे अगर अ में अ और ई दिया होगा तो ये दोनों स्वर कैसे हैं, विजातीय। अ अलग है, ई अलग है, इसको हम विजातीय स्वर कहते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सजातीय मतलब समान जाति के, विजातीय मतलब अलग जाति के। तो समान जाति के हमारे पास सभी होते हैं, जैसे आ ये सजातीय है, ई भी सजातीय है, ऊ भी सजातीय है, ए आई ओ औ ये सजातीय होते हैं। लेकिन अगर इनके साथ जैसे अ के साथ ई मिला दें हम लोग, है ना, ई के साथ ऊ मिला दें तो ये विजातीय बन जाता है फिर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सजातीय और विजातीय कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका स्वर यहाँ पर ख़त्म होते हैं सभी आधार। लगभग हमने इसमें देखे 6 आधार। पहला आधार था मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा था आपका ओष्ठ के आधार पर 2 भेद होते हैं। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद होते हैं। और तालुक की स्थिति के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं। हवा किस प्रकार से निकलती है 2 भेद होते हैं। और जाति के आधार पर भी आपके 2 भेद होते हैं। अब कुछ नोट बना के लिखना आप लोग की री आपने स्वर सुना है, री, ये डायरेक्ट संस्कृत से आया है और इसका प्रयोग हमेशा तत्सम वाले शब्दों में होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो ये है ना आपका अंग और आह, ये अंग, इसको हम अंग पढ़ते हैं। ये जो ऊपर है इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं इसको, अनुस्वार। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका भी प्रयोग हमेशा तत्सम वाले शब्दों में होता है। इसको नोट रखना, क्योंकि जब हम तत्सम शब्द पढ़ेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। और विसर्ग का प्रयोग भी हमेशा तत्सम वाले शब्दों में होता है, ठीक है। बाद में जब व्याकरण की रचना हो रही थी तो व्याकरण विदों ने देखो क्या किया कि जो अंग था उससे बना दिया ये चंद्र बिंदु।
इसको कहते हैं हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, विकसित स्वर भी कहते हैं, और इसको अनुनासिक भी कहा गया है, देखा जाएगा। ठीक है, अनुनासिक इसको कहते हैं। और इसका प्रयोग हमेशा और हमेशा तद्भव शब्दों में होता है। तद्भव, तद्भव मतलब तत्सम का बिगड़ा रूप होता है तद्भव। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब ये स्वर आपके ख़त्म होते बच्चों यहाँ पर। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी व्यंजन की। व्यंजन क्या है, कितने हैं, कैसे आपको पढ़ना है, ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, मैं आपको यहीं समझा देती हूँ, सारी एक चीज़ अच्छे से समझना आप लोगों ने। देखिए, व्यंजन क्या है। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको हम व्यंजन कहते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या होता है कि लंबी लंबी परिभाषाएं क्या रहती है कि जब भाई आपके प्राण वायु में या श्वास लेते हुए कोई बाधा उत्पन्न हो तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। सीधी सी बात है कि भाई स्वर की सहायता से बोले जाले, क्योंकि ये अकेला नहीं बोल सकते हम इसको, ये स्वतंत्र नहीं होता। जैसे क आधा रहता है अगर इसमें अ ना हो, है ना। अगर का लिखना है तो का में हमें स्वर मिलाना पड़ेगा आ, तभी ये का लिखा जाएगा, अदरवाइज ये फिर आपका पूरा नहीं होता है, इसको हम आधा वर्ण कहते हैं। अब कहते हैं कि व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं व्यंजन? 33 होते हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहला देखिए 33 कैसे बनते हैं। 25 होते हैं स्पर्श, 25 होते हैं आपके स्पर्श। फिर 4 होते हैं आपके क्या, अंतस्थ, अंतस्थ होते हैं। फिर 4 होते हैं उष्म, ठीक है, 4 होते हैं उष्म। अब स्पर्श होते हैं, आपने कभी वर्ग सुना होगा, क वर्ग, है ना, क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, क वर्ग। जहाँ वर्ग लिखा जाएगा, कहने का मतलब इसमें 5 वर्ण रहते हैं, क, ख, ग, घ और ग, इस तरीके से। तो ये 5 वर्ग आपको आने चाहिए। क वर्ग, च वर्ग, सबसे पहला होता है बच्चों क वर्ग। कितने वर्ण इसके अंदर? 5। फिर आता है च वर्ग, च छ ज झ य, है ना, इसमें भी आते हैं 5। फिर आता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, 5। फिर आता है त वर्ग, त थ द ध न, इसमें भी 5। फिर आता है प वर्ग, प फ ब भ म, इसमें भी 5। 5 5 5 5 सब मिलाकर कितने हो जाते हैं आपके? तो 25 हो जाते हैं ये, ठीक है। सभी को मिलाकर कितने बन जाते हैं ये? 25। इनको कहते हैं हम स्पर्श। अब मैं बात करती हूँ अंतस्थ कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ होते हैं आपके य, र, ल और व, 4। य, र, ल, व। य और व होते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर कैसे? देखो, ई और अ से मिलके बनता है य, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से स्वर नहीं कह सकते, इसलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं। और व देखो, उ प्लस व, व बोल के देखना, उ प्लस अ, व, है ना। इसलिए य और व क्या होता है आपका? अर्धस्वर होता है। र को कहते हैं क्या? लुंठित। और ल को कहा जाता है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या होता है समझेंगे। पार्श्विक, देखो, पार्श्विक का मतलब होता है, पार्श्व से बनाइए पार्श्विक। पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल। आपकी जैसे जीभ है, ऊपर टच करेगी आपके दांतों में तो अगल बगल से हवा बाहर निकलती है, उसको कहते हैं पार्श्विक। तो ल होता है आपका पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। इतना समझ आ गया आई थिंक सबको। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेंगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। देखिए, अब आप यहाँ समझ सकते हैं इनको। स्पर्श व्यंजन 25 क से लेकर म तक होते हैं, ठीक है। अंतस्थ होते हैं 4, य, र, ल, व। और ऊष्म होते हैं 4, श, स, स, ह। मतलब अगर जब आप इनको बोलते हैं ना ऊष्म को, तो इसमें क्या होता है कि इसमें गर्म हवा सी बाहर निकलती है। आप उल्टी हथेली पे इनको बोल के देखना, ऊष्म का मतलब गर्म, तो गर्म गर्म से हवा आपको बाहर निकलते हुए महसूस होती है, ठीक है। अब होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। 4 के हमारे पास क्या रहते हैं? संयुक्त व्यंजन रहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? देखो, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, 4 होते हैं। अक्ष, अक्ष का वर्ण विच्छेद बहुत पूछता है। क,
प्लस श से मिलकर बना होता है। अगर श भी हलंत है तो अ आएगा पीछे, अदरवाइज क प्लस श ही होता है। ठीक है, अगला देखो त्र। त्र कैसे बनेगा? त प्लस र पूरा है तो यानी कि अ नहीं आएगा। फिर अगर ये आधा है, अगर हलंत लगा है, ये नीचे हलंत कहते हैं इसको, अगर ये लगा है तो फिर ये अ आएगा पीछे। अगला जो बेटा ज्ञ है, ज्ञ को लेकर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है कि ज्ञ का वर्ण विच्छेद क्या होगा। क्यों बनता है? क्योंकि इसका उच्चारण अलग होता है और इसका लेखन अलग होता है। देखिए उच्चारण करते हैं हम ज्ञ, ज्ञ करते हैं ना, ज्ञ ये, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता ऐसे, इसको ज्ञ लिखा जाता है, ज प्लस य, ज्ञ। अगर आप ज्ञान के लिए ज्ञान बोलते हैं ना तो एक और से आप सही उच्चारण कर रहे हैं उसका, लेकिन ज्ञान कुछ बाद में ऐसा बोला गया कि भाई इसको लिखेंगे हम ज जमा य, लेकिन इसका उच्चारण करेंगे हम ज्ञान से, है ना ऐसे, तो ज्ञ इसका उच्चारण किया जाता है। और ये होता है श्र। श्र बनता है श प्लस र से। ठीक है, श प्लस र से। देखिए जो श्रृंगार लिखते हैं ना आप लोग, श्रृंगार, वहाँ पर कभी भी र नहीं आएगा, श्रृंगार ऐसे ऐसे होता है श्रृंगार। ये वाला र यहाँ नहीं आता है, ध्यान रखें, क्योंकि र और री एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि री का उच्चारण भी हम र की तरह ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही चीज़ आती है। समझ गए ना सभी? चलिए आगे देखिए, कुछ फैक्ट आपने याद रखने हैं। जैसे यह वो मैंने आपको बता दिया अर्ध स्वर होता है, साथ में इसको संघर्षहीन भी कहा जाता है। संघर्षहीन पूछेगा, संघर्षहीन व्यंजन कौन सा होता है, तो आपका य और फ होता है। फिर देखिए र मैंने आपको बता दिया, लुंठित भी कहते हैं इसको, प्रकंपित भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसको? और प्रकंपित, लुंठित भी कहते हैं बच्चों, और घर्षण वाला, क्योंकि र जब भी बोला जाता है कंपन सी पैदा होती है, इसलिए इसको प्रकंपित कहते हैं। लुंठित इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कहते हैं कि झटके के साथ इसको बोला जाता है ना, र है ना, एक मतलब एक इसमें घर्षण सा पैदा होता है जब हम इसको र का उच्चारण करते हैं, तो इसको घर्षण वाला वर्ण भी कहा जाता है। ल मैंने आपको समझा दिया था, पार्श्विक होता है, अगल बगल से हवा निकलना, यानी कि पार्श्विक कहलाता है। अगला है अढ़ और अढ़। देखो ये अढ़ और अढ़ कहाँ से निकले हैं, आपको मैंने बताया था कि जो ये अढ़ था ये ड से बना है। ड से क्या बन गया? ड से बना आपका अढ़, और ढ से बना आपका अढ़। और याद रखिएगा इन दोनों का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होता है, अढ़ और अढ़ का। ठीक है, ये आपका जो ड और ढ था उनसे बनाइए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्हीं के कुछ और नाम भी होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखो अढ़ और अढ़ को ताड़न जात भी कहते हैं, उत्क्षिप्त भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं, और विकसित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि विकसित बाद में विकास किया गया इसका, तभी इसको विकसित। द्विगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मात्रा, इसके नीचे हम कभी भी कोई मात्रा का यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको दो गुण लेता है अपने साथ ही। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, स्पर्शी व्यंजन हम किनको कहते हैं। मूल स्पर्शी केवल 16 होते हैं। 16 कैसे होते हैं? देखो आपने पंचमाक्षर छोड़ देने इसमें, पंचमाक्षर समझ गए ना, यानी कि देखो हर वर्ग मैंने आपको बताया था पंचमाक्षर में। देखो यहाँ पर क्या होगा, क, ख, ग, घ और ग, ये इसको कहते हैं हम पंचमाक्षर। ये पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पंचमाक्षर, यानी पांचवा। हर वर्ग का पंचमाक्षर यहाँ पर छोड़ देना आपने, किस में? मूल स्पर्शी में। मूल स्पर्शी केवल कितने होते हैं? 16। 16 कैसे होंगे? देखो जैसे आपका क है, क वर्ग के कितने लेने हैं? पहले 4 वर्ण, क वर्ग के पहले 4 वर्ण। फिर इसी तरह आपने च वर्ग के लेने हैं पहले 4, फिर आपके आएंगे ट वर्ग के, फिर आएंगे त वर्ग के, फिर आएंगे प वर्ग के। प वर्ग, च वर्ग छोड़ देना, सॉरी, इसमें केवल 4 ही लेने हैं, क ट त प। ठीक है, च वर्ग नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, केवल आएगा क ट त और प, इनके 4 4 आएंगे, तो 4 4 4 4 कितने हो गए? 16। ठीक है, 4 चौका 16, इसलिए ये इस तरीके से बनता है, क ट त और प लेना है।
जिस तरह मैंने यहाँ भी दिखाया है, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसमें केवल जीभ स्पर्श करती है, क, ख, ग, है ना, इस तरीके से। अगला देखो स्पर्शी व्यंजन कौन से? फिर स्पर्शी उन्हीं को कहते हैं जो ऊष्म है, श, श, स, ह। अब देखो ये अन्य इसमें काउंट नहीं करेंगे, 4 ही होते हैं स्पर्शी व्यंजन। ये जो अन्य मैंने यहाँ पे लिखा है ये थे आपके अरबी फारसी वाले। अरबी फारसी वाले देखो बेटा, क, ये 5 थे पहले, ख, ग, ज, और क्योंकि इनमें भी घर्षण लगाना पड़ता है हमें, तभी इनको संघर्ष करना पड़ता है उच्चारण करते हुए, क, ख, ज, फ, इस तरीके से इनको बोला जाता है ना। जिनमें ये नुक्ता मैंने आपको बताया था, जिनमें नुक्ता का प्रयोग होता है वो किसके होते हैं? अरबी फारसी के होते हैं। तो ये जो 5 थे ये पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये हो गए भाई। देखो मान्यता मिली केवल 3 को, ख, ज और फ को। हिंदी में केवल 3 ही को अपनाया गया था, ख, ज और फ को। क और ग को नहीं लिया गया था मानक हिंदी के अंदर, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे 5 वर्णों को लेकर ही ज़्यादा रहता था कि 5 वर्ण लिए गए भाई अरबी फारसी के, क, ख, ग, ज और फ, ठीक है। अगला देखो स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। जो आपको च वर्ग मैंने वहाँ पर छोड़ दिया था उसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी मतलब स्पर्श भी कर रहे हैं और घर्षण भी हो रहा है। च, छ, ज और झ, च, छ, ज और झ, इनमें क्या होता है? इनको स्पर्श संघर्षी, इसको खासकर याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इस तरीके से बनेगा। और नासिक के तो आपको पता ही होगा कि नासिक के सभी पंचमाक्षर आते हैं। क का पंचमाक्षर क्या है? ग, ठीक है। और आपका च का पंचमाक्षर क्या है? य, ठीक है। ट का है अण, और त का है न, और प का है म। प, फ, ब, भ, म। आपको वर्णमाला पूरी आनी चाहिए बच्चों, जैसे क, ख, ग, घ, ग, ठीक है। च, छ, ज, झ, य होता है, य, इसको य पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद आएगा फिर त, थ, द, ध, न। फिर प, फ, ब, भ, म। इस तरीके से तो ये सभी पंचमाक्षर जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहा जाता है। 5 होते हैं ये संख्या में। तो देखिए आज हमने डिस्कस किया थोड़ा सा व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या है ना, इसको कैसे पढ़ना है, इसमें कितनी क्या चीज़ें आएगी। स्वर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बचता है आपका उच्चारण स्थान, उसको हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे उच्चारण स्थान को, क्योंकि उच्चारण स्थान में सभी लूँगी, मैं स्वर भी लूँगी और व्यंजन भी हम साथ में करेंगे। और हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है वो चीज़ हम कल वाली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर कोई भी किसी भी उसमें आपको प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें आप लोग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।